माइग्रेट इसलिए करती हैं क्योंकि यहाँ मार्शी लैंड मिलता है इनको। विंटर में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यूरोप से, सेंट्रल एशिया से आते हैं, उनके लिए ये स्वर्ग है ये एरिया। और ये बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट है जो वेटलैंड्स के आसपास पाया जाता है, जैसे एस्चुरीज या फ्लड प्लेन्स। जहाँ तक हमें समझ आ रहा है ये नेस्टिंग बिहेवियर है। ह्यूमन बीइंग जब भी सर्वाइव करेंगे जब ये वेटलैंड सर्वाइव करेंगी, ये बर्ड सर्वाइव करेंगे, ये एनिमल सर्वाइव करेंगे, ये फॉरेस्ट सर्वाइव करेंगे। नमस्कार, इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा में। गुड़गांव से बहुत दूर नहीं है ये इलाका, नजफगढ़ झील का इलाका। और आपने पढ़ा होगा इंटरनेट पर, अगर जानते होंगे तो चंदू बुधेरा जो वेटलैंड का इलाका है वो भी इसी का एक पार्ट है। तो ये एक काफ़ी विस्तृत इलाका है जहाँ काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आया करते हैं विंटर्स में। समर्स में भी यहाँ चिड़ियों का आना जाना, परिंदों का लगा रहता है। और ये इकोलॉजिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है जिसके बारे में हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने और जानने की कोशिश करेंगे आज। परिंदों के प्रेमी जो हैं उनकी कोई कमी नहीं होती जो यहाँ आते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई, जो खुद एक वेटनरी डॉक्टर हैं, लेकिन बर्डर हैं, बर्ड फोटोग्राफर हैं, नेचर लवर हैं। अनिल जी, पहले तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस वेटलैंड की इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए। यहाँ कौन कौन से आते हैं, पक्षी परिंदे आते हैं, और कितना इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट ये इलाका है। देखिए, ये जो आपको पूरा वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, ये सारा एरिया है नजफगढ़ झील एरिया जी। नजफगढ़ झील का ये एरिया बहुत वास्ट है। और यहाँ पे पहले एक मॉनसून रिवर होती थी, साहिबी रिवर। तो साहिबी रिवर का ये पूरा फ्लड प्लेन था। अब जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वो साहिबी रिवर तो अब है नहीं, विलुप्त हो गई है। तो उसका फ्लड प्लेन है ये, तो मॉनसून के अंदर पानी अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। तो ये पूरा फ्लडेड हो जाता है एरिया। और मॉनसून के बाद आती है हमारी विंटर। विंटर में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यूरोप से, सेंट्रल एशिया से आते हैं, और उनके लिए ये स्वर्ग है ये एरिया, नजफगढ़ झील एरिया। यहाँ पे आपको हमारे विंटर गेस्ट में ये बार हेडेड गीज बहुत सारी तादाद में आती है, बहुत ज़्यादा तादाद में आती है। और हमारी नॉर्दर्न शाउलर्स और आपके बाइकल टील हैं, ये कॉमन टील है, आपके ग्रीन विंग टील है, आपके सैंड पाइपर्स हैं, ये वेडर्स हैं, आपके यूरेशियन करल्यू है, और शॉर्ट ईयर्ड आउल है। ये सब माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करके आते हैं। ऐसी कई प्रजातियां हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा प्रजातियां हैं, बहुत ज़्यादा हैं। पूरा यूरोप ही, मतलब जितने बर्ड्स हैं वो उनके लिए एक अकामतगाह बन जाती है। हाँ। तो विंटर के अंदर ये एक पैसेज है माइग्रेट करने का। ये हम लक्की हैं कि हमारे पास दिल्ली में इतनी बड़ी वेटलैंड है, हरियाणा से लगती हुई, और हरियाणा का पार्ट भी आता है इसमें। तो ये एक, समझ लीजिए, एक स्टॉप ओवर है पूरे भारत में जाने के लिए रास्ता। माइग्रेटरी बर्ड का एक रास्ता ये भी है जो खुलता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। ये पीछे जो आप देख रहे हैं बार हेडेड गीज हैं। ये यहाँ माइग्रेट इसलिए करती हैं क्योंकि यहाँ मार्शी लैंड मिलता है इनको। मार्शी लैंड इनके खाने के लिए ज़रूरी है। जहाँ ज़्यादा पानी होगा ये वहाँ नहीं रुकेंगी। अनलाइक डक्स, दे नीड दिस काइंड ऑफ हैबिटेट। जो मेरे पीछे आप अभी देख रहे हैं ये एक रीड बेड है, और ये बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट है जो वेटलैंड्स के आसपास पाया जाता है, जैसे एस्चुरीज या फ्लड प्लेन्स। और इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। रीड बेड ना केवल बहुत सारी वाइल्ड लाइफ के लिए, जैसे पक्षी हैं उनके लिए बसेरा है, उनका पर्यावास है, उनका आवास है, जैसे मार्शी हैरियर हैं या बिटर्न्स हैं, ये सारे पक्षियों के लिए। साथ ही ये नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम का भी काम करते हैं। जो आपके सामने है ये सारस क्रेन का पेड़ है, ये रेजिडेंट है यहाँ के। ये यूपी का स्टेट बर्ड है। दे मेट फॉर लाइफ, दे स्टे टुगेदर। अभी इनका जहाँ तक हमें समझ आ रहा है ये नेस्टिंग बिहेवियर है। दे बीन हेयर फॉर ऑलमोस्ट अ वीक।
Let's see how it unfolds. और ये इनका प्रेजेंस यहाँ पर ठीक ठाक है। इनका काफ़ी बड़ा एरिया होता है। ये यही वाला पेयर है जो हमें यहाँ पे पिछले 2-3 साल से दिख रहा है। ओके। बट हाँ, ऑब्वियसली ये देयर आर सीजन्स जहाँ पे ये 15-15, 20-20, तो नोएडा के पास में एक जगह है धनौरी जी। जहाँ पर ये इकट्ठे 20-20, 30-30, 40-40 भी रिकॉर्डेड हैं। ये बताएं कि आज इसमें संकट क्या है, सबसे बड़ा जो इस वक्त मुश्किल आ रही है इसके जो पूरी एग्जिस्टेंस को, उसमें मूल कारण क्या क्या है? मूल कारण तो सर हम ही हैं, ह्यूमन बींग्स। हमारी जो ग्रीड है वो कमी नहीं हो रही। फ्लैट सिस्टम है पूरा एरिया, मतलब एनक्रोचमेंट होके और प्लॉट कट रहे हैं अब यहाँ पे, मतलब फ्लैट सिस्टम आ गया है। रियल एस्टेट का बूम है पूरा। हाँ, पूरा मतलब बिल्डर लॉबी आ चुकी है। पूरा जो नजफगढ़ झील एरिया का गुड़गांव साइड लगता है, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स अभी आ चुके हैं। और बाकी उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका क्या है, उनको जमीन नहीं, और देखिए कितनी अच्छी अच्छी डक आ गई है। हाँ। गीज है, तो वो एक तो ये एनक्रोचमेंट ऑफ द लैंड, वो सबसे बड़ा इशू है वेटलैंड के लिए, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो। और ये इलाका क्योंकि गुड़गांव से लगा हुआ है तो इतना ज़्यादा हाई डिमांड में है ये तो प्रॉपर्टी की। सोना उगलती है ज़मीन, ये सोने के भाव बिकती है ज़मीन, ये सोने से कम नहीं है ज़मीन। सेकंड जो है वो है इलीगल फिशिंग एंड ओवर फिशिंग। यहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उसके रीज़न से यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको खाना भी मिलना मुश्किल हो जाता है, इतनी फिशिंग हो जाती है कई बार। अभी आप देखिए ये बिल्कुल काला पानी हो रखा है इधर, तो ये सीवेज का पानी आया हुआ है, अनट्रीटेड वेस्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स भी नहीं आ पाते यहाँ पे, क्योंकि इतना सीवेज की बदबू होती है और मछलियाँ भी मर जाती हैं। उनकी तो फूड जो उनका मिलता हाँ, है उनका फूड चेन है वो टूट जाता है, और वो फिर इधर उधर जो शिफ्ट हो जाती हैं छोटे छोटे पॉन्ड्स में और आसपास के एरिया में जहाँ पे अभी वो सीवेज नहीं पहुँच पाया है। क्या ये मामला कभी अदालत में गया? क्या इतना कुछ हो रहा है इतने इम्पोर्टेंट इलाके में, इतनी महत्वपूर्ण ये एक इकोलॉजिकल एसेट है, क्या अदालत का कभी ध्यान गया, कुछ मामला गया, किसी ने अप्रोच किया अदालत को? हाँ, ये एनजीटी में केस चला हुआ है इसका, नजफगढ़ झील एरिया को प्रोटेक्ट करने का, वेटलैंड के लिए रिजर्व करने के लिए। तो इसमें ये एक्चुअली ये जो ड्रेन है नजफगढ़ वाली और ये एरिया है नजफगढ़ झील एरिया, ये मोर और लेस एक बाउंड्री है दिल्ली की और हरियाणा की। और हरियाणा में भी काफ़ी इसका एरिया लगता है, नजफगढ़ झील एरिया जो ओवरफ्लो करती है, तो उसके ऊपर ये है कि जो कितना एरिया होना चाहिए, हरियाणा कितना देगा उस वेटलैंड के लिए, दिल्ली कितना देगा, तो उस पे वर्कआउट नहीं हो पा रहा है हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का। अगर वो वर्कआउट हो जाए तो ये एरिया प्रोटेक्टेड हो जाए, जो यहाँ के किसान हैं उनको भी अपना मुआवजा मिल जाए, क्योंकि किसानों के लिए भी प्रॉब्लम है। ये पानी सारा ओवर फ्लड हो जाता है मॉनसून के दौरान और उनकी सारी खेती बर्बाद हो जाती है। तो अगर ये उनको भी कंपनसेशन मिल जाए अच्छा, तो ये एरिया और डेवलप हो जाए, और जो ये डेवलप से मतलब प्रोटेक्ट हो जाए। हाँ, मतलब प्रोटेक्ट हो जाए। वेटलैंड मेरा वेटलैंड डेवलपमेंट से आजकल डेवलपमेंट का मतलब लोग समझते हैं जहाँ ईंट गारा खड़ा है वही डेवलपमेंट है। हमारा वेटलैंड, हमारा मतलब है कि जहाँ पर हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एरिया मतलब वेटलैंड की नज़रिए से और डेवलप होए। गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। ये चमकता हुआ जो शहर है वो सॉफ्टवेयर की राजधानी बन गया था आज से कोई 2-3 दशक पहले ही, लेकिन मिलेनियम सिटी आज दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है। तो क्या वायु प्रदूषण को रोकने में इस वेटलैंड की, नजफगढ़ झील का जो इलाका है, इसको संरक्षित करने से कोई फ़ायदा हो सकता है? तो ये दिल्ली और गुड़गांव के लिए एक फेफड़े का काम करता है, लंग्स हैं ये दिल्ली के और गुड़गांव के। अगर ये नहीं रहे तो
एक क्या हुआ है, जो आप आज 500-700 की बात करते हैं वो 1000, 2000, 3000 तक जाएगा। ये हवा को साफ करते हैं। ये आपको जितना एरिया दिख रहा है ये सब आपका एरिया जो है भौंडसी है, बिल्कुल गुड़गांव के अंदर है, वो हमारा फॉरेस्ट है। आज उसके ऊपर भी संकट के बादल हैं इसी रियलिटी लॉबिंग को लेके और उसको डेवलपिंग को लेके। तो वो जो लैंड शार्क्स आज पनप रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरे का विषय है। भौंडसी का जंगल आप जाइए, विजिट कीजिए, बहुत सुंदर है और बहुत मतलब एक जो फेफड़े हैं दिल्ली के और गुड़गांव के, वो फेफड़े हैं वो, अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा इस मिलेनियम सिटी में। वेटलैंड्स धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो धरती की किडनी कहे जाते हैं क्योंकि वो पानी को साफ करने के सिस्टम का भी एक हिस्सा है। इस बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियो की हैं जिनके लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप इस जो चंदू बुधेरा वेटलैंड के इलाके को या नजफगढ़ झील के इस इलाके के बारे में और जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसे ज्वाइन भी कीजिए, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं, जब आप इको लवर, इको लर्नर या इको वॉरियर बनते हैं तो उस वक्त आप हमारे परिवार का हिस्सा बनके हमारी आर्थिक ताकत भी बनते हैं। और ऐसे जो वीडियो बनाने के लिए जिनके लिए बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उसमें आप हमारे सहयोगी किसी हद तक बनते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।